हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश और स्वागत करता हूं आप सबका बीएससी बायो चैनल में। आइए देखते हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का लेसन 3 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जीवों के द्वारा अपने ही समान छोटे और उन्नत नस्ल के शिशु को उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। मैं अपने ही समान इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक जीव जो है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को जन्म देता है ना, जानवर जानवर को जन्म देता है। ठीक है, तो आइए पहले नोट्स को लिख लेते हैं। तो नोट्स में हम लोग लिखेंगे जीवों के द्वारा अपने ही समान उन्नत और छोटे संतान को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, जनन। फ्रेंड्स, जनन से फायदे क्या है? तो फ्रेंड्स, जनन से फायदा है कि आबादी में वृद्धि होती है। इंसान बहुत सारे इंसानों को जन्म देकर के अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, आबादी बढ़ा सकता है। दूसरा, जातियों का अनुरक्षण होता है। ये कैसे? तो फ्रेंड्स, जब कोई भी जीव, हर एक जीव का ये लक्षण है कि जन्म लेने के बाद ये बूढ़ा होकर के फिर मर जाएगा, तो मरने के साथ ही उसकी जाति की अंत हो जाएगी। तो जाति को कायम रखने के लिए फ्रेंड्स ये अपने ही समान संतान को उत्पत्ति करता है, जिससे उसकी पीढ़ी जो है आगे चलती रहती है। तीसरा फ्रेंड्स, इसका फायदा ये है जनन का कि जीवों के जो है लाभकारी गुण, जो फायदे वाले गुण होते हैं, वो अपने संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी भेजते रहता है, स्थानांतरित करता है। इन लाभकारी गुणों का जो है वंशागति होते रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं, हम लोग जानते हैं चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में, मानव जनन। मानव जनन क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो मनुष्यों के द्वारा नए संतान उत्पन्न करने के लिए देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, दो विपरीत लिंग अर्थात एक नर और एक मादा आपस में मिलकर और नए संतान जो उत्पन्न करते हैं उसी को बोला जाता है फ्रेंड्स मानव जनन, है ना, या उसे बायोलॉजी की भाषा में बोला जाता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसे देखते हैं ये होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए विपरीत लिंग अर्थात एक जो है मादा यानी स्त्री और एक नर यानी पुरुष भाग लेता है। स्त्री बच्चे नए संतान की उत्पत्ति के लिए क्या करती है, क्या कि अपने द्वारा एक युग्मक, एक गैमिट देती है, जिसे अंडाणु बोला जाता है, अंडा बोला जाता है, ओवा बोला जाता है ना, ये मादा युग्मक भी कहलाता है। और पुरुष नए संतान की उत्पत्ति के लिए एक शुक्राणु देता है, ऐसा शुक्राणु का शेप होता है। और यह अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब मिलते हैं तो ये मिलने का काम जो है फ्रेंड्स, ये मिलने की क्रिया निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और मिलने से जो बना ये मटेरियल होता है उसे युग्मनज या जायगोट कहते हैं। यही युग्मनज या जायगोट फ्रेंड्स विभाजित होकर, इसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन हो करके एक बड़े से संतति अर्थात शिशु का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ जानने वाली बातें हैं कि ये नया जो संतान बना है इसके सारे गुण इसके मम्मी और पापा जैसे अधिकांश गुण होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? तो मम्मी अपने गुणों को जो है अपने युग्मक के माध्यम से बच्चे में भेजती है। तो ये जो गुण भेजती है वो जिस मटेरियल से भेजती है उसे बोलते हैं फ्रेंड्स गुणसूत्र। और हर एक मनुष्य में, या स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या फ्रेंड्स 46 होता है। कितने? 46। तो फ्रेंड्स, ये अपने गुणसूत्रों की संख्या के आधे गुणसूत्रों को जो है अपने युग्मक में भेजती है, यानी आधा, यानी कि 23 है ना, 23 और 23, यानी कि 23 गुणसूत्र अपने युग्मक, माता का युग्मक अंडाणु है, इस अंडाणु में अपने पूरे गुणसूत्र 46 के आधे गुणसूत्र अर्थात 23 गुणसूत्रों को भेजेंगे। और पिता भी शुक्राणु के माध्यम से 23 गुणसूत्रों को भेजता है। तब जाकर के ये 23 और 23 पुनः जो है फ्रेंड्स कितने, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं किसी भी शिशु में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे हम लोग जानते हैं कि इस शिशु के, नए शिशु के जन्म के लिए पुरुष में और स्त्री में कौन कौन से अंग भाग लिए, उन अंगों का क्या क्या काम होता है ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे नर का, है ना, मेल का जो है जननांग के बारे में, कौन कौन सा जननांग होता है, क्या संरचना होता है। आइए देखें जननांग को। ठीक है फ्रेंड्स, तो नर जननांग फ्रेंड्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्रेंड्स, दो हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, एक तो वो होता है जो नर के युग्मक, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, उसको जो जन्म देता है। तो जो शुक्राणु को जन्म देता है वो नर जननांग का प्राथमिक नर जननांग कहलाता है। नर जननांग को दो हिस्सों में बांटा गया, प्राथमिक नर जननांग और सहायक नर जननांग। तो जो नर युग्मक को जन्म दे उसे प्राथमिक नर जननांग, और जो स्त्री युग्मक जो अंडाणु होता है उसको जन्म देगा वो प्राथमिक मादा जननांग होगा। ठीक है, तो वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राथमिक नर जननांग के तहत आएगा वृषण। वृषण क्या होता है? तो वो नर का पार्ट होता है जहां पर उसके युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, सीमेन का जहां निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सहायक नर जननांग वो होते हैं जो वृषण के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करते हैं और शुक्राणुओं को जो है फ्रेंड्स स्त्री के योनि तक पहुंचाने में या अंडाणु से मिलाने में मदद करते हैं। तो देखिए, सहायक जननांगों में अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है, शुक्राशय है। ठीक है,
प्रोस्टेट या पुरस्थ ग्रंथि और शीशन है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग जो है प्राथमिक नर जननांग जिसे वृषण कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो ये प्राथमिक नर जननांग जो वृषण है फ्रेंड्स, यह मनुष्य के दोनों जंघाओं के बीच अवस्थित होता है ना, दोनों जंघाओं के बीच अवस्थित होता है और इसकी संख्या प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक नर में, मेल में 2 होती है। ये एक बहुत ही अच्छे और मोटे थैली में अवस्थित होता है। उस थैली को बोलते हैं फ्रेंड्स वृषण कोश। वृषण को रखने वाली थैली वृषण कोश कहलाती है। फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों वृषण जो है शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। आइए एक वृषण की संरचना को पढ़ते हैं। तो देखिए ये एक वृषण है। इस वृषण के अंदर बहुत सारे ऐसे गोलीय पिंड होते हैं जिसकी संख्या लगभग 250 होती है। इन गोलों को बोला जाता है वृषणीय पिंडक। याद रखेंगे, हर एक यानी प्रत्येक वृषण के अंदर 250 की संख्या में वृषणीय पिंडक होता है। और एक वृषणीय पिंडक के अंदर देखेंगे, ये एक वृषणीय पिंडक को लिए, तो एक वृषणीय पिंडक के अंदर फ्रेंड्स 1 से 3 की संख्या में, है ना, 2, 1 या 3 की संख्या में फ्रेंड्स ऐसी नलीनुमा, कुंडलित नलीनुमा संरचना होता है जिसे शुक्रजनक नलिका कहते हैं। शुक्रजन नलिका। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्रजन नलिका को पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाहर जो है बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को अंतराली कोशिका कहते हैं। इन अंतराली कोशिकाएं को ही लाइडिंग की कोशिका भी कहते हैं। लाइडिंग की कोशिका क्यों कहते हैं ये जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लाइडिंग की कोशिका कहा जाता है अंतराली कोशिका को क्योंकि लाइडिंग फ्रांज नाम के वैज्ञानिक ने इसे खोज किया था। किसको? तो ये अंतराली कोशिकाओं को जो शुक्रजन कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं, दाने दाने के जैसे संरचनाओं में। ठीक है, तो ये अंतराली कोशिका फ्रेंड्स नर हार्मोन को स्रावित करता है। नर हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन है जो अंतराली कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। यह शुक्राणुओं को नियंत्रित करता है। शुक्राणुओं के जन्म को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? एंड्रोजन हार्मोन। अब हम क्या करते हैं, क्या ये शुक्रजन नलिका को देखते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या होता है? तो शुक्रजन नलिका के अंदर फ्रेंड्स 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक प्रकार की कोशिका को बोला जाता है, पहली कोशिका को बोला जाता है शुक्रजन कोशिका और दूसरे को बोला जाता है सर्टोली कोशिका। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्रजन कोशिका का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? शुक्राणुओं का। ठीक है फ्रेंड्स, और सर्टोली कोशिका का काम होता है कि निर्मित शुक्राणुओं को सहायता प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं का खोज जो है फ्रेंड एनरिको सर्टोली नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के एनरिको सर्टोली नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो अब हम लोग फ्रेंड्स ये वृषण की संरचना के बारे में नोट्स के रूप में भी लिखेंगे। आइए हम लोग वृषण की संरचना। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक पुरुष के दोनों जंघाओं के बीच बाहर की ओर एक थैली जैसी रचना होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश के अंदर 2 अंडाकार वृषण अवस्थित रहता है। प्रत्येक वृषण में 250 गोलीय वृषणीय पिंडक पाया जाता है तथा प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 की संख्या में कुंडलित रूप में शुक्रजन नलिका पाया जाता है। शुक्रजन नलिकाओं के बाहर वृषणीय पिंडक में अंतराली कोशिका जिसे लाइडिंग की कोशिका कहा जाता है। ये लाइडिंग की कोशिका नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि शुक्रजन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक शुक्रजन कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि दूसरा सर्टोली कोशिका या इसे सहायक कोशिका कहते हैं। यह जो है शुक्राणुओं को फ्रेंड्स पोषण प्रदान करती है ना, ध्यान रखेंगे। अब एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स रहता है कि शुक्राणु कि ये वृषण की तो संरचना हम लोग देख लिए, लेकिन वृषण के कार्य क्या होते हैं, है ना। तो 2 कार्य ही होते हैं वृषण के, इसे हमेशा याद रखेंगे। पहला शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा नर हार्मोन का निर्माण करना। नर हार्मोन कौन सा? एंड्रोजन का, है ना। तो लिख लेंगे, नीचे लिखा हुआ है वृषण के कार्य तो शुक्राणु का निर्माण करना और नर हार्मोन की उत्पत्ति या निर्माण करना, एंड्रोजन का निर्माण करना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से सब्सक्राइब कर लिया तो कम से कम वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।